गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बच्चों, कैसे हैं भाई सब लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं भाई सब? बढ़िया, गुड गुड गुड, नाइस। बट ये रिस्पॉन्सेज बड़े स्लो आ रहे हैं आज, क्या हुआ? सब लोग वापस नहीं आए क्या ब्रेक से? आ गए, बट कम लोग दिख रहे हैं यार, मतलब रिस्पॉन्सेज में तो एटलीस्ट काफी कम रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जैसा क्या हो गया? अच्छा, पार्टिसिपेंट्स आर लेस टुडे। ऐसा क्या हो गया? अभी लोग अभी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं क्या? लेट हो गए? ऐसा क्या हो गया? नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा, ठंड है तो टाइप करने में वो लग रहा है। प्रीरीड किया, वेरी गुड वेरी गुड। ब्रेक कम मिला, अच्छा। ओके, लास्ट लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया होगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्ते। आई एम गुड, आई एम गुड। आई होप तुम सब भी बढ़िया हो एकदम। एवरीवन इज डूइंग फाइन एट होम। हाँ, ठंड तो हो गई है बेटा थोड़ी। हाँ, लाभांश ये भी हो सकता है। तो भाई अब काफी लोग मेरे को एक्टिव दिख रहे हैं कि पीपल आर बैक, और काफी एक्टिव भी हो गए धीरे धीरे। गुड गुड गुड। हर्ष बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत रहेंगी, है ना? टर्म्स तो रहेंगे, बट हाँ, टॉपिक्स ऑफ स्टडी थोड़े अलग रहते हैं। फिजिक्स में यू जनरली आर कंसर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोसेस वगैरह, केमिस्ट्री में दूसरी चीजों पर, है ना? आएंगे, थर्मो पे भी आएंगे। कॉपी खत्म हो गई तो नई बना लो भाई। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो भाई, तो आई गेस सब लोग अब ब्रेक से वापस आ गए हैं, तो हम लोग कंटिन्यू करें अपना आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। बफर तक पहुंच गए थे हम लोग, है ना? टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। एसिडिक बफर हमने स्टार्ट कर लिया था, इसको लिख लिया था, एग्जाम्पल लिख लिए थे, है ना? कैसे उसका H+ कैलकुलेट करते हैं, पीएच का फॉर्मूला निकाल लिया था, एक एग्जाम्पल भी कर लिया था। आई थिंक यहां तक तुमने लिखा होगा लास्ट क्लास में। दिस वाज आई थिंक द लास्ट थिंग दैट यू रोट, राइट? चलो, तो अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ एसिडिक बफर के केसेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर बेसिक बफर का फॉर्मूला भी लिखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और सॉल्ट बफर, तीन टाइप के बफर्स हम लोग देखेंगे। एसिडिक हमने देख लिया, बेसिक बफर कैसे बनेगा, और सॉल्ट बफर क्या होगा। सॉल्ट बफर एक ऐसा केस है जो हम एक्चुअली बफर के अंडर नहीं, बट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो केस का पीएच का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको भी हम बात करेंगे। तो चलो भाई, लेट्स मूव अहेड। इस क्वेश्चन के आगे कुछ बातें लिखनी है आपको, तो कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना। तो आफ्टर दैट क्वेश्चन ऐसे नोट करके लिख लो एक बच्चों, राइट डाउन अ नोट। हमने लिखा था बफर कब बनता है, जब अपने पास एक वीक एसिड हो और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट हो, है ना? ये हमने बफर के लिए लिखा था। अब बफर अलग अलग कंडीशंस में बन सकता है, तो किस कंडीशन में बफर की रेंज रहेगी, या बफर किस कंडीशन में बफर की तरह एक्ट करेगा, वो हम लिख लेते हैं। वो एक चीज, और बफर सबसे अच्छा किस कॉन्सेंट्रेशन में एक्ट करेगा, मतलब अपना जो दो चीजें हैं, कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड, हमने एक फॉर्मूला लिखा था अभी, है ना? कि भाई पीएच जो है दैट इज पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, ये लिखा था, है ना? तो अभी इसको लिखना नहीं है, मगर क्या होगा कि भाई ये रेशियो जो है कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड किस कॉन्सेंट्रेशन रेंज में होने चाहिए जिससे कि सॉल्यूशन बफर की तरह एक्ट करे, वो एक चीज हमको लिखनी है। और क्या समझना है कि भाई ये रेशियो कितना हो जिसमें ये बफर सबसे अच्छा बफर की तरह एक्ट करे, यानी पीएच को सबसे ज्यादा अपोज करे, चेंज ऑफ पीएच को मैक्सिमम अपोजिशन करे। ये दो बातें हमको नोट में लिखनी है, तो वो हम लिख लेते हैं, है ना? लेट्स राइट दैट डाउन इन नोट। तो उसको ऐसे करके लिखो नोट के अंदर, राइट इट आउट। नंबर 1, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी,
और मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, यानी कि बफर सबसे अच्छा कब एक्ट करेगा, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जो है वो 1 आ जाए। तो जब ये रेशियो 1 होगा, यानी pH इक्वल टू pKa के बराबर जब होगा, तो आपका बफर सॉल्यूशन जो है वो सबसे अच्छा बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा उस पर्टिकुलर सेट के लिए। पहली बात। दूसरी बात, किस किस कॉन्सेंट्रेशन रेंज में बफर की तरह एक्ट करेगा, तो सेकेंड पॉइंट में लिखो, अ सॉल्यूशन कैन एक्ट एज बफर solution in the pH range of a solution can act as a buffer in the pH range of कॉलन करके pH लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू पे pKa -1 से लेके pKa +1 तक। यानी कि जो आपने रेशियो लिखा था, ये कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड का रेशियो जो है, ये 1/10 से लेके 10 के बीच में जब होगा, यानी कि जो आपका वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स से ज्यादा अलग नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स के अंदर अंदर रहेगी, 1:10 से 10 के बीच में, तो वो सॉल्यूशन बफर की तरह एक्ट करेगा। अगर इससे बड़ा रेशियो हो गया तो फिर वो बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो इट विल बिकम आइदर अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दो कंडीशंस अपने को याद रखनी है भाई, कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, यानी सबसे अच्छा बफर कब होगा, जब रेशियो 1 हो, और बफर की तरह किस रेंज में एक्ट कर पाएगा या कब कब एक्ट कर पाएगा, जब कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में लाई करे। ये फैक्ट से अपने को पता होना चाहिए। आइदर साइड ऑफ वन वीक बफर नहीं कहेंगे, मतलब बफर कैपेसिटी, तो मैं इसको लिख लो, मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। आइदर साइड ऑफ वन का मतलब क्या है, लिख लिया यहां तक सबने? ठीक है। तो वीक बफर नहीं कहते उसको। देखो क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि आपने मान लो 0.001 मोल H प्लस डाल दिया, तो पीएच में कुछ चेंज आना चाहिए। तो पीएच में चेंज कितना आएगा, हमने एक बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में, अब तो स्लाइड में हटा दी। आप देखो, बफर की स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि phi इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस सेपरेटेड अपॉन मॉड ऑफ पीएच। देखो जरा, आपको अपने नोट्स में दिख जाएगा, लिखा हुआ था, हमने लिखा था, देख लो जरा। तो ये हम कह रहे हैं कि वो सबसे अच्छा बफर कैपेसिटी कब आएगा, जब ये रेशियो 1 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड आपने बराबर रेशियो में ले रखा है, तब H प्लस ऐड करने में उस H प्लस की वजह से जो चेंज इन पीएच आना वो सबसे कम होगा। इसके अलावा अगर रेशियो हुआ, जैसे 1 की जगह 5 रेशियो हो गया या 1/5 हो गया, तो वो चेंज ज्यादा आ जाएगा। जैसे आपको मैंने जो केस बताया था, मेरे को डेटा तो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जैसे 3 से पीएच को 2 जाना था, लेकिन अपनी H प्लस कंज्यूम होने की वजह से 2.7 तक या 2.8 तक लाए थे अपन, ऐसा कुछ शायद मैंने क्या एग्जांपल बताया था कि अगर नॉर्मल सॉल्यूशन होता पानी का, तो पीएच 3 से 2 तक जाना था H प्लस ऐड होने की वजह से, बट बफर की वजह से वो 3 से सिर्फ 2.7 तक ही आ पाया। तो अगर अच्छा बफर है, उसमें 2.7 तक आ पा रहा है, तो अगर उतना अच्छा बफर ना हुआ, यानी कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम ना हुई, तो ये फिर हो सकता है 2.7 की जगह 2.5 तक आ जाए। तो चेंज सबसे कम जब होगा, तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो मतलब क्या हो गया कि जब रेशियो 1 होगा, तो चेंज इन पीएच सबसे कम आएगा बफर के लिए। सेम अमाउंट ऑफ H प्लस डालने पे सबसे कम चेंज इन पीएच कब आता है, जब ये रेशियो 1 होता है। ये स्टेटमेंट का मतलब है। ये बात समझ में आई? जब कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड का रेशियो 1 होगा, तो चेंज इन पीएच मिनिमम आएगा इन केस ऑफ बफर फॉर सेम अमाउंट ऑफ H प्लस एडेड। ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे अपन इस पे कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी किस में आएगी। यहां लिखा, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर।
लिखा लिखा सबने? बताओ बताओ जल्दी। ठीक है, चलो तो दो बातें लिखी, इन पे अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, या अमंग द फॉलोइंग पेयर्स, ऐसे लिख दो, among the following pairs which one will be the best buffer, in bracket, that is will show minimum change in pH on addition of H plus or OH minus, on addition of H plus or OH minus. Your options are A, 1 liter solution containing 1 liter solution containing 0.1 molar CH3COH and CH3COONA. B, 1 liter solution containing 0.1 molar CH3COH and 0.05 molar CH3COO whole twice Ca. C, 1 liter solution containing 1 molar each CH3COH and CH3COONA, या फिर D, 1 liter solution containing 0.1 molar each CH3COH and CH3COO whole twice Ca. इनमें सबसे अच्छा बफर कौन सा बिहेव करेगा? इसमें एक और बात आपको पता चलेगी जो मैंने नोट लिखा है उसके सिवा भी। तो जो मैंने नोट लिखा है वो कंडीशन किस किस में सेटिस्फाई हो रही है, पहले तो ये बता दो, उसके बाद मैं बात बताता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस बराबर होनी चाहिए। किस किस में फॉलो हो रही है? ए, सी और डी में? नहीं नहीं, ए, सी और डी में फॉलो नहीं हो रही बेटा, ए, बी और सी में फॉलो हो रही है। देखो जरा ध्यान से, डी में तो क्या हो रहा है आपका CH3CO- डबल हो जाएगा ना, 0.1 मोलर ये सॉल्ट है तो CH3CO- तो डबल हो जाएगा। तो आपकी कंडीशन किसमें फॉलो हो रही है? ए, बी और सी में। ए, बी और सी तीनों में आपका जो रेशियो है वो 1:1 है, दिख रहा है? बी में आपको डेटा ऐसा दिया हुआ है कि आपको लग रहा है कि अलग है, लेकिन वो 0.05 into 2 करोगे तो 0.1 मोलर आ जाएगा, है ना? लेकिन इसका आंसर एबीसी नहीं है, रेशियो 1:1 तीनों में फॉलो हो रहा है। लेकिन रेशियो के साथ साथ जब अगर कॉन्सेंट्रेशन भी दी हो आपको, जैसे रेशियो की बात है तो वो पक्का है कि रेशियो 1 आना चाहिए तो बेस्ट बफर होता है। लेकिन अगर रेशियो 1 के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन भी पता हो तो जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो और भी अच्छा बफर होगा, उसमें चेंज इन पीएच और भी कम आएगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसमें है बच्चों? सी। तो इसका आंसर सी आएगा। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी तो तब आती है जब रेशियो 1 हो, उसमें भी अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कंपेयर करने को पड़ जाए, सेम कॉन्सेंट्रेशन पे कंपेयर करोगे,
अगर सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन पे कंपेयर करोगे तो रेशियो 1 होना चाहिए। लेकिन अगर रेशियो 1 है और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन विल शो द बेस्ट बफर, इसलिए अपन सी को मार्क करेंगे। तो रेशियो 1 होना चाहिए और जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपके इक्विलिब्रियम पर उतना अच्छा वो बफर कर पाएगा। मैं लिखवा दूंगा, नोट लिखवा दूंगा, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो आंसर सी, और मैं लिखवा भी देता हूं, इस बात को नोट में लिखवा देता हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे नहीं है, देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और फिर तुमको चेंज इन पीएच, अगर वैसे कंपेयर करना पड़ेगा फिर तुमको चेंज इन पीएच निकालना ही पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं पीएच चेंज के, बट आपको निकालना ही पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल मतलब बड़ी है तो उसकी बफर कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा आएगी। बिल्कुल, तो बफर ज्यादा अच्छे से कंपनसेट करेगा अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो। जानवी बेटा यहाँ कैल्शियम लिखा हुआ, दिस इज कैल्शियम, सी ए लिखा था, वो जगह कम थी मेरे पास तो उसको मैंने सी ए लिखा है, CH3CO ऑल्टो सी ए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके बाद एक नोट लिख लो, मैं बता देता हूं नोट वाला पॉइंट, कि नोट कर लो या डायरेक्टली स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, जैसा तुम चाहो लिख लो, कि हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस will result in higher buffer capacity, in higher buffer, higher concentration of weak acid and conjugate base will result in higher buffer capacity of a buffer solution. अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो बफर कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। हाँ श्रेयस बेटा, ठीक है, ये तो बफर कैपेसिटी की बात हुई। अब वो जो पीएच रेंज की बात थी वो भी कर लेते हैं, कि भाई पीएच रेंज के हिसाब से बफर अगर बनाना हो तो कैसे चूज करेंगे। लिखा सबने, एक और क्वेश्चन करें? ठीक है, लिखो एक और सवाल, राइट डाउन अ क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन सॉल्यूशंस कैन बी यूज्ड, क्वेश्चन, which of the given solutions can be used to make buffer solution of pH, to make buffer solution of pH equal to 4.8. Options are A, CH3COH and CH3COONA, in bracket आपको pKa दे रखा है, pKa is 4.74. B, HCN and KCN, in bracket pKa is equals to 6.8. फिर C, HCOOH and HCOONA, in bracket pKa equal to 3.74. या फिर D, H2CO3, and NaHCO3, in bracket pKa equal to 4.9. तो इनमें से किस किस को यूज किया जा सकता है 4.8 pH का बफर बनाने के लिए?
सही, वेरी गुड जानवी बेटा, सही है आंसर। ठीक है, प्रखर सही है, श्रवणी ठीक है, आयुष ठीक है, असित ठीक है। अर्पित बेटा क्या ये सिर्फ एक ही है, और भी हो सकते हैं? पार्थ एक गलत है बेटा। अर्पित एक ही बताया आपने। मनी नहीं। वंश सही है। प्रचेत हाफ करेक्ट हाफ रॉन्ग। काफी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। जी ठीक है। अभिजीत एक ऑप्शन गड़बड़ है बेटा। खुशबू बेटा दो ऑप्शंस गड़बड़ है। देव ठीक है, गतिक ठीक है, पार्थ सही है। तो भाई क्या बताया था आपको, पीएच रेंज क्या होती है किसी बफर की? पीएच रेंज क्या होती है? पीके +1 से -1 बताया था ना, है ना? तो इसकी पीएच रेंज क्या आएगी? 3.74 टू 5.74। अच्छा, इसकी पीएच रेंज क्या आएगी सेकंड की? 5.8 टू 7.8। थर्ड की क्या आएगी? 2.74 टू 4.74। और फोर्थ की पीएच रेंज आएगी 3.9 टू 5.9। हमको पीएच चाहिए 4.8, तो किस रेंज में लाई कर रहा है बच्चों? देखो जरा, इन विच ऑफ दीज रेंजेस इज इट लाइंग डाउन, लाइंग वैल्यू? इनमें से किस रेंज में पीएच की वैल्यू लाई कर रही है भाई, बताओ? ए के अंदर लाई कर रही है और डी के अंदर लाई कर रही है ना। 3.74 से 5.74 में 4.8 आएगा, और 3.9 से 5.9 में आपका 4.8 आएगा। तो आंसर विल बी ए एंड डी, इन दोनों की रेंज के बाहर है ना? पीके +1 से पीके -1 के बीच में। ठीक है, तो योर आंसर इज ए एंड डी फॉर दिस। लिखा? चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कैलकुलेशन। हाँ, सी क्लोज है तो अब अपने को एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब इट इज क्लोज ऑफ द रेंज बट बाहर है, तो अपन उसको इग्नोर कर रहे हैं ना। वी आर नॉट कंसिडरिंग इट बिकॉज इट इज बियॉन्ड द रेंज, है ना? इट इज क्लोज बट इट इज बियॉन्ड। हाँ देव बेटा, सी मतलब देखो, थोड़ा बहुत बफर एक्शन तो होगा बट इफेक्टिव बफर नहीं होता, तो उसको अपन इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि एक बाउंड्री है उसके बाद एकदम से बफर एक्शन खत्म हो जाता है, बट उसके बियॉन्ड बफर एक्शन बहुत वीक होता है, तो इसलिए अपन उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ए और डी मार्क कर लिया। हम कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि भाई पीएच वगैरह कैलकुलेशन के। लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन करें, थोड़ा मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन में। चलो आ जाओ। तो केस आइडेंटिफाई करने पड़ सकते हैं, जरूरी नहीं क्वेश्चन आपको लिख के ही देगा ये बफर ही है या बफर का ही क्वेश्चन है। तो लिखो क्वेश्चन बच्चों। 50 ml of 0.1 molar H2CO3, 50 ml of 0.1 molar H2CO3 in bracket, Ka1 is 10 to the power -5 and Ka2 is 10 to the power -10, bracket closed, is titrated against 0.2 molar, is titrated against 0.2 molar NaOH solution, NaOH solution, comma, then calculate pH of the solution. Then calculate pH of the solution when number 1, 10 ml of NaOH is added,
and second 25 ml of NaOH is added to original solution। ठीक है, पहले केस में सिर्फ 10 ml ऐड हुआ है, दूसरे केस में टोटल 25 ml ऐड हुआ है। ऐसा नहीं कि 10 + 25 नहीं किया है ना। तो अब आपको बताना है कि क्या होगा। तब तो यहाँ ये भी नहीं पता कि भाई बफर है भी या नहीं, पहले तो आपको देखना पड़ेगा बफर बन भी रहा है या नहीं। तो देखते हैं, ये थोड़े अच्छे सवाल है कैलकुलेशन वाले। लिखो सवाल, देखो भाई जरा लिखो, क्या लिखोगे सोचो जरा, थोड़ी गलतियां कर लो फिर मैं बताता हूं तुमको। है ना, मेक सम मिस्टेक एंड देन वी विल डू दिस। रिएक्शन लिखो एटलीस्ट, है ना, रिएक्शन लिखो, मिलीमोल्स लिखो, क्या बच रहा है, क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, कुछ बताओ जरा। वॉल्यूम कितनी है फाइनल, है ना, लिखो जरा तो तुमको भी आइडिया लगेगा। लिखें भाई आगे, थोड़ा कुछ बातें पूछूं मैं तुम लोगों से, फिर आगे तो सॉल्व तुम्ही को करना है। लिख लिया ना सबने, फिर कोई वापस इस स्लाइड पे तो नहीं बुलवाएगा। ठीक है भाई, आओ तो कुछ तो लिखते हैं, फिर बाकी तुम ही बताओगे मेरे को आगे भी बातें, मैं पूरा सोल्यूशन एक साथ नहीं बता रहा हूं। तो आपको क्या दिया, H2CO3 दिया और इसका टाइट्रेशन करा दिया NaOH के साथ। अच्छा, वॉल्यूम लिख देते हैं भाई, ये 50 ml था, ये आपने पहले डाला है 10 ml, है ना। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी इसकी, H2CO3 कितनी दी थी बताना जरा। 0.1, बिल्कुल 0.1 मोलर। और ये कितना दिया था, 0.2, 0.2, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन कराते हैं, रुको, मिलीमोल्स और लिख लें, उसके बाद रिएक्शन कराते हैं ना। मिलीमोल्स लिखते हैं, इसके कितने मिलीमोल लिख दूं H2CO3 के भाई, 5। और NaOH के कितने लिखने हैं, 2। ठीक है, 1:1 रिएक्शन करा रहे हैं अपन लोग, है ना। 1:1 मतलब इसका एक OH आएगा, इसका एक H+ आएगा, तो क्या बनेगा उधर प्रोडक्ट में, क्या बनेगा, HCO3 वाला सॉल्ट बनेगा ना। हाँ, NaHCO3 बनेगा भाई, बताया था मैंने आपको बच्चों के, एक साथ दोनों H+ नहीं जाएंगे, पहले एक H+ न्यूट्रलाइज होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा अगर अवेलेबल होगा तो। अगर NaOH एक्स्ट्रा होता तो Na2CO3 तक जाते हम, हमारे पास NaOH एक्स्ट्रा नहीं है, ये खत्म होने वाला है, तो एक H+ ही न्यूट्रलाइज करेंगे। याद है, बताया था पहले भी कि ज्यादा हो तो फिर अगला स्टेप करेंगे, इसको और रिएक्ट करा के NaOH के साथ Na2CO3 बनाएंगे, है ना, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कितना बन रहा है, क्या बच रहा है। अब इसमें 1:1 रेशियो में रिएक्ट होता तो इसके 5 के लिए 5 चाहिए थे, ये 2 ही है, तो ये पूरे खत्म हो जाएंगे। और ये कितना बचेगा भाई रिएक्ट होने के बाद, 3 मिलीमोल, है ना, 3 मिलीमोल। अच्छा, ये शुरुआत में नहीं थे अपने पास कुछ भी, ये बन कितना जाएगा, NaHCO3 कितना बन जाएगा, कितने मिलीमोल बनेगा, 2 मिलीमोल। पानी भी बन जाएगा 2 मिलीमोल पर, तो इग्नोर ही हो जाएगा, मिलीमोल 2 का तो कोई क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम कितनी हो गई अपनी फाइनल, वॉल्यूम कितनी हो गई भाई सॉल्यूशन की, 60 ml। मिक्स हो गया ना, सॉल्यूशन बन गया। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, 3/60, और यहां 2/60 आ जाएगी, मोलर और मोलर। पानी तो कॉन्सेंट्रेशन लिखने का मतलब नहीं है। अब आपको ये पता है कि आपके सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, H2CO3 और NaHCO3। अब कौन सा केस लगाएं, सॉल्यूशन ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड लगाएं हम, या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लगाएं, कौन सा केस लगाएं हम पीएच निकालने के लिए, बफर, बिल्कुल।
भाई हमको दिख रहा है कि वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, दोनों अवेलेबल है सॉल्यूशन में, तो बफर बनेगा। और बफर रेंज भी दिख रही है क्या, ये 1/10 से 10 की रेंज में है क्या, ये देखना जरा। बिल्कुल। तो बताओ भाई, लॉग की वैल्यू बता दूंगा, एक बार लिख लो। log 2/3 की वैल्यू बता देता हूं तुमको। log 2/3 -0.18 है ना। अगर रिक्वायर्ड हो तो मैं बता देता हूं, साइड में लिख लो। तुमको दे रखा है log 2/3 इज -0.18, ये दे रखा है भाई। log 2/3 इज -0.18 है ना। तो अब pH कितना आएगा बताओ जरा, पहला केस है ये। खुशबू बेटा 2 मिलीमोल क्यों बना, स्टोइशियोमेट्रिक लगाओ जरा, एक NaOH से कितने NaHCO3 बनते हैं देखो जरा। भाई एक NaOH से कितने NaHCO3 बनते हैं देखो जरा, उससे आइडिया लगेगा आपको कि क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है। लॉग की वैल्यू तो मैंने बता दी, लॉग उसकी अरे भाई ये H2O नहीं है वो, log 2/3 हो, तो लॉग की वैल्यू दी है, कहीं जरूरत पड़े तो यूज कर लेना है ना। सार्थक बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक करी तूने, देख जरा। कृति बेटा तुमने साइन की मिस्टेक करी है। तो करें इसको, सॉल्व करें, लिख दूं, मतलब मैं भी अगले स्टेप पे क्या करना है। विनायक बेटा गड़बड़ है, गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, ये तो तुमने के ए गलत यूज कर लिया है विनायक। प्रचेत बेटा गड़बड़ है। तो भाई अपने पास बन गया बफर, किस किस का, ये लिख लेते हैं अपन, बफर ऑफ H2CO3 एंड NaHCO3 है ना। तो इसका pKa 1 यूज होगा क्योंकि पहला H प्लस है, कितना दे रखा है 10, Ka दे रखा है 10⁻⁵, तो pKa हो जाएगा 5। और तुम्हें दे दिए वैल्यू मैंने कि गिवन है log 2/3 इज -0.18, ये मैंने दे दिया था कि भाई जरूरत हो लॉग की तो ये यूज कर लेना। तो अपन वैल्यू रख देते हैं बफर के फॉर्मूले में कि pH इज इक्वल्स टू pK प्लस log conjugate base upon weak acid। तो pH इज इक्वल्स टू pK 1 रखेंगे भाई, प्लस log conjugate base की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 2/60, वीक एसिड 3/60, तो 60 तो कैंसिल होने वाला है, 2/60 3/60, तो 2/3 आ जाएगा, 60 गेट्स कैंसिल बाय 60, लिखने की जरूरत तो नहीं है। हाँ तो बस आ गया आपका pH बच्चों, 5 - 0.18, वैल्यू दे रखी थी 4.82, इतना आएगा ना। तो अब क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको केसेस आइडेंटिफाई करने पड़ सकते हैं भाई, आउटराइटली डायरेक्टली दिया नहीं होगा हर बार कि बफर ही है। यू विल राइट द रिएक्शन एंड सी कि क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन में, वीक एसिड बच रहा है या सॉल्ट बच रहा है या दोनों बच रहे हैं, क्या चीज बन रही है ना। लिखो यहां तक, अभी सेकंड केस बचा है अपना, सेकंड केस के लिए रिएक्शन लिखनी है तुमको। बेटा सार्थक दोनों एच रिमूव करके कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं लिखी, आप रिवाइज नहीं करते हो ना। मैंने आपको शुरुआत में भी पहले बताया था कि वीक एसिड के दो इक्विलिब्रियम लिखते हैं, H2CO3 का पहले HCO3 नेगेटिव बनता है, उसके बाद HCO3 नेगेटिव जाके H प्लस और CO3 2 नेगेटिव बनता है ना। और मैंने कहा था इस चैप्टर में इसलिए आप लोगों को कि रेगुलर रिवाइज करते चलना, क्योंकि आगे जाके जो केसेस अभी पढ़ रहे हो ये डायरेक्ट यूज होंगे। तो ये बात हम पहले 2 बार कर चुके हैं कि आप एक साथ किसी पॉलीप्रोटिक एसिड के सारे H प्लस न्यूट्रलाइज नहीं करोगे अनलेस एंड अनटिल न्यूट्रलाइज हो रहे हो सारे के सारे।
अगर सारे न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं, बच रहे हैं, तो आप पहले एक न्यूट्रलाइज करोगे, उसके बाद दूसरा न्यूट्रलाइज करोगे। अरे अर्पित रुको तो सही, लिखा क्या भाई? यहां तक सबने लिखा? हाँ, मैं तो थोड़ा समझ में आ जाता वैल्यू देख के कि मिस्टेक्स क्या हुई हैं लोगों की। नहीं नहीं, वो देखते हैं ना किसके अगले केस में क्या होगा, बफर बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, अगर एनयूएच बच गया हर्ष बेटा, तो क्या बताया था, ये बात अपन ने पहले भी की थी, अगर एनयूएच बच जाता H2CO3 पूरा खत्म हो जाता, है ना। मान लो H2CO3 न्यूट्रलाइज हो गया, सिर्फ एनयूएच बच गया, तो क्या किसका सोल्यूशन बचा आपके पास? एनयूएच बच गया तो किसका सोल्यूशन है ये? सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बना या नहीं? स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, फिर तो स्ट्रॉन्ग बेस में जब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, उससे पीओएच आ जाएगा, उससे पीएच आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो डायरेक्ट H प्लस OH माइनस निकाल लेते अपन, है ना। तो करते हैं, अभी टाइट्रेशन करेंगे आगे जाके, इस टाइप के सवाल टाइट्रेशन में आएंगे। ये अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया जस्ट फॉर एन एक्सपोजर। अभी सेकंड पार्ट बचा है अभी क्वेश्चन का। फिर से रिएक्शन लिखते हैं, H2CO3 NaOH। अब मैं डायरेक्ट मिलीमोल्स लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैंने पूरा डिटेल में समझाया था पिछली बार के वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। तो H2CO3 के मिलीमोल्स कितने हैं बताओ? 5, बिल्कुल। और NaOH के मिलीमोल्स कितने दिए हैं इसमें? 5। तो 1:1 रिएक्शन करानी है कि 1:2 रिएक्शन करानी है? 1:1 के 1:2? 1:1 ही कराएंगे, क्योंकि अभी भी उतना ही है जो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, एक्स्ट्रा नहीं है ये, है ना। एक्स्ट्रा आगे आएगा, अपन देखेंगे। और टाइट्रेशंस कराऊंगा तो एक्स्ट्रा वाले केसेस भी कराऊंगा। तो अब आपके पास बनेगा NaHCO3 और वाटर। ये शुरू में कुछ भी नहीं है आपके पास, ये इनिशियल था। फाइनल लिख देते हैं यहां पे। ये दोनों खत्म हो जाएंगे भाई। ये 5 मिलीमोल से 5 मिलीमोल रिएक्ट करेगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। NaHCO3 कितना बनेगा? NaHCO3 कितने मिलीमोल बनेगा? 5 मिलीमोल। वेरी गुड। अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 75 ml, बिल्कुल। हालांकि देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। पानी भी लिख सकते हो 5 मिलीमोल, बट आई डोंट थिंक सो कि इट इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। अब आपके पास सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही चीज है, क्या है? NaHCO3। तो ये क्या बफर है क्या? नहीं है। ये कौन सा केस है, याद करो जरा, ये कहां कहीं कहीं पढ़ा था अपन ने। कौन सा केस है ये? सॉल्ट किसका है ये? सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ, हाँ ये दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरी पढ़ी थी अपन ने, एम्फोटेरिक नॉन एम्फोटेरिक। ये कौन सा है, एम्फोटेरिक है कि नॉन एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक है ना। तो एम्फोटेरिक का फॉर्मूला भी पढ़ा था अपन ने, बहुत ही सिंपल था एम्फोटेरिक वाले केस का फॉर्मूला, तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो क्या पढ़ा था फॉर्मूला अपन ने, याद करो जरा। कुछ एवरेज निकालते थे केस का, देखो बहुत प्रैक्टिस करी थी अपन ने 4-5 एग्जांपल पे, कि K1 लेना है, K2 के, K2 K3 क्या लेना है। देखो देखो जरा, है ना। यहां तो केस आसान है, PK1 प्लस PK2 बाय 2। तो ये आगे जाके टाइट्रेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मैं भी एक आपको करा दिया यहाँ पे बफर से रिलेटेड, बट टाइट्रेशंस में आगे आपको क्या करना रहेगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में आपको केस आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या बन रहा है भाई, आपका सॉल्ट बन रहा है कि आपका बफर बन रहा है कि सर वीक एसिड है। उसके पीएच के फॉर्मूले पर इन सबके लिख चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि इस चैप्टर को रिवाइज करते चलो। अभी भी कह रहा हूं, अगर किसी ने नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि आगे के चैप्टर में आपको नया फॉर्मूला वैसे नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, कि केस का नया फॉर्मूला आ रहा है ना। बफर जैसे पढ़ रहे हैं, बट उसमें पुराने केसेस यूज होंगे अब आगे डायरेक्टली, है ना। तो अब तो बहुत ही सिंपल हो गया भाई, पीएच कितना आ रहा है? 7.5, बिल्कुल। Therefore, pH is 7.5 and that is your answer.
ठीक है, तो अच्छे सवालों में आपको आउटराइटली नहीं बताया जाएगा कि बफर है या सॉल्ट है, किसका है क्या है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये किसका सॉल्ट है। लिख लिएगा सबने? और एक सवाल करें हम। लिख लिया? लिख लिया? वापस तो कोई नहीं बुलाएगा सर, इस स्लाइड पे वापस आ जाओ। और ये सब लिख लेना बेटा कि टोटल वॉल्यूम है, सॉल्ट क्या है, एम्फोटेरिक क्या है, सब कुछ लिख लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। हाँ हर्ष बेटा, उसमें NaHCO3 का ज्यादा कोई रोल नहीं रहेगा अगर NaOH बचता है तो, बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग। लिखो क्वेश्चन। 50 ml of 0.1 molar KCN, 50 ml of 0.1 molar KCN is mixed with 20 ml of 20 ml of 0.1 molar HCl at 25 degrees Celsius. Full stop. अब कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। If pKa for HCN is equal to 8.5, then pH of the solution is, our options are A 8.5, B 8.68, C 5.5 या फिर डी 8.32, है ना? और तुमको लॉग की कोई वैल्यू दे दूं क्या? चलो ठीक है, लिख लो। log 2/3 is equals to -0.18. log 2/3 is equal to -0.18. पीके HCN का है बेटा, HCl का नहीं है। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका तो पीके क्या क्यों लिखेंगे अपन, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना बेटा, वो तो पूरा ही डिसोसिएट हो जाता है। HCN है बिल्कुल, pKa of HCN is 8.5 है ना, ये लिख लो। और मैं आपको चलो रिएक्शन के बारे में एक और बात बता दूंगा कि भाई ये जो सॉल्ट है ये किसका सॉल्ट है, किससे रिएक्ट करेगा। अरे नहीं बेटा श्रेयस, सब सही लिखा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 0.1 मोलर HCl ही लिखा है ना। एक बार क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको थोड़ा रिएक्शन के बारे में बात बता दूंगी, कैसे रिएक्शन करवाते हैं सॉल्ट की एसिड से। आपको भी लॉजिकल है बट वो एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आएगा, वो पहली बार देखने में नहीं समझ में आता कि कैसे रिएक्ट होगा। हाँ देव बेटा, बिल्कुल सही समझा है तुमने। लिखा क्या सबने? मैं एक रिएक्शन लिख दूं जरा। भाई अगर आप देखो किस किस को मिक्स किया आपने, देखना जरा। आपने KCN और HCl को मिक्स किया है, ये मिक्स्ड KCN विद HCl, तो है तो ये सॉल्ट है ना, दिस इज सॉल्ट और दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ये सॉल्ट किसका है मुझे ये बता दो। दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, बिल्कुल वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा कि बेसिक नेचर होगा? बेसिक नेचर होगा, है ना भाई, बेसिक नेचर है। तो अगर बेसिक नेचर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना। होता क्या है, सुनना इस बात को, जब भी आप किसी वीक एसिड या सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराओगे
तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, वीक एसिड को हटा देता है ना, क्योंकि सॉल्ट बेसिक है तो वो रिएक्ट करेगा और फिर सॉल्ट बनाएगा। बेसिक है तो बेस प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस, क्योंकि यहां पे वीक एसिड हट रहा है इसलिए वीक एसिड आएगा आपके पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, HCN की जगह HCl आ जाएगा, रिएक्ट करके आपको मिलेगा KCl प्लस HCN। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ने क्या किया, वीक एसिड को डिस्प्लेस कर दिया। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी होंगी ना, 9th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिखाते हैं। हाँ, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा क्या होता है, सॉल्ट से वीक एसिड को हटा देता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो इस बात को चाहो तो आप लिख लेना यहां पर, इफ यू वांट यू कैन राइट इट हियर, मैं अलग से बॉक्स में लिख देता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिस्प्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो कभी रिएक्शन में ये बात बोली जाए, रिएक्शन बेस्ड आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिस्प्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो वो डिस्प्लेस करके अपन ने रिएक्शन लिख दी। अब इस रिएक्शन को आप प्रॉपरली लिखो, किसके कितने मिलीमोल्स हैं, क्या हैं वो लिखो, और एंड में जो बच रहा है उससे क्या बन रहा है, किसका सॉल्यूशन बन रहा है ये वो देखो। हाँ देव, अभी तक लोगों ने गड़बड़ किए हैं आंसर, और ज्यादातर आंसर क्यों गड़बड़ आ रहे हैं मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है कि मैंने लॉग की वैल्यू क्या दी है। अरे यहां तक लिखा क्या, मैं लिखना शुरू करता हूं इसके बाद अगली स्लाइड पे। यहां तक लिखा सबने, लिखा भाई, चलो पहला सही आंसर आया मेरे पास। हाँ भाई जी ठीक है। हाँ भाई, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, फिर कोई वापस तो नहीं बुलाएगा, अभी बता दो। ठीक है, तो अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं क्या होगी। तो आपके पास है KCN प्लस HCl गिविंग यू KCl प्लस HCN। इनिशियली KCN के मिलीमोल्स कितने हैं क्वेश्चन में, कितने मिलीमोल दे रखे हैं, 5। HCl के कितने दे रखे हैं, 2। ये कुछ भी नहीं था और ये कुछ भी नहीं था। फाइनल जब रिएक्शन हो जाएगा तो HCl पूरा खत्म हो जाएगा, KCN कितना बचेगा, 3। वेरी गुड, गुड आंसर्स बेटा, गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, KCl कितने मिलीमोल बन जाएगा, 2, और ये भी 2 बन जाएगा, तो ये मिलीमोल्स है। तो ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना। वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ये तो K प्लस और Cl माइनस ऐसे ही पढ़ा रहेगा, चैप्टर की शुरुआत में सीखा था अपन ने, याद आ रहा है। NaCl के बारे में बताया था, हाइड्रोलिसिस में ये कुछ नहीं करता है वो। ये आपका वीक एसिड है और ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, यानी कॉन्जुगेट बेस है। तो वीक एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है, क्या बन गया ये, बफर। Therefore, pH is equals to pK plus log conjugate base upon weak acid। वैल्यू डाल देते हैं 8.5 प्लस log। अब देखो मिलीमोल्स है, बट मैं कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि वॉल्यूम दोनों में बराबर आएगा। तो मिलीमोल्स अपन वॉल्यूम, मिलीमोल्स अपन वॉल्यूम में वॉल्यूम कैंसिल होने वाला है, मिलीमोल्स का रेशियो और कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो सेम आएगा। तो कॉन्जुगेट बेस इज 3, वीक एसिड इज 2, log 3/2 की वैल्यू तो पता ही नहीं है मेरे को। तो मुझे इसकी उल्टी की वैल्यू दे रखी ना, log 2/3 की वैल्यू दे रखी -0.18। तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसकी वैल्यू बता सकता है कोई, प्लस 0.18 आ जाएगी ना, इसकी वैल्यू प्लस 0.18 आ जाएगी, हाँ या ना। So this is 8.5 plus 0.18, which is 8.68 is your answer। ठीक है,
तो ये सब क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है बेटा आपको, है ना। एवरी क्वेश्चन इज कैरिंग आउट सम न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। हाँ, लॉग की वैल्यू गलत है ना, धोखा दे दिया तुम्हें, बिल्कुल इसलिए तो। लॉग की वैल्यू इसलिए दी थी जिससे धोखा हो जाए, आंसर गलत आ जाए, लोग 8.5 में माइनस कर दें, बट नहीं करना है। लॉग की प्रॉपर्टी सीखी है अपन ने, समझदारी दिखानी है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा होगा बेटा एग्जामिनेशन में, तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, चलो लिख लो। अपन एक काम करते हैं, थोड़े बेसिक बफर की बातें भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। लेट्स स्टडी अ फ्यू थिंग्स ऑफ बेसिक बफर। लिख लो भाई, जल्दी लिख लो, फिर अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। लिख लिया सबने? आज अपन मोस्टली बफर एंड कर लेंगे, तो इसके बाद मैं सॉलिबिलिटी स्टार्ट करूंगा। पीएच रेंज में कैसे आएगा कि नहीं बेटा, देखो ये रेशियो देख लिया करो ना हर बार आप, ये 2/3 आ रहा है, तो 2/3 1/10 से, मतलब 2/3 या 3/2 जो भी रेशियो ले लोगे, उल्टा या सीधा कुछ भी ले लो, ये 1/10 से 10 के बीच में ही आ रहा है ना। तो वो रेशियो तो अपन पहले ही चेक कर सकते हैं ना, यहीं पे चेक कर लिया अपन ने। 2 और 3 के साथ जब रेशियो लेंगे तो रेशियो 1/10 से 10 के बीच में लाई करेगा, तो बफर की तरह एक्ट करता है। अगर बाहर होता तो देखते अपन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग बेसिक बफर सेकंड। एसिडिक बफर में अपन ने डिटेल्स, फॉर्मूला, नोट, उसमें जो पॉइंट्स थे वो, उस पर क्वेश्चन सब कर लिया, है ना बेटा। बाहर वाले क्वेश्चन तो फिर वो बफर ही नहीं रहेगा। देखो बाहर वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सुनना इस बात को, या तो फिर ये वीक एसिड का केस हो जाएगा या फिर सॉल्ट का केस हो जाएगा। अगर रेशियो में कोई चीज एक्स्ट्रा हो गई, जैसे ये 10 टाइम्स से ज्यादा हो गया, तो फिर ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाओगे आप। और अगर ये ज्यादा हो गया 10 टाइम से, तो वीक एसिड का केस, वो तो फिर बफर बचा ही नहीं ना, है ना। वॉल्यूम जरूर सॉल्यूशन में एक ही रहेगी हर बार, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है मिक्सिंग के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड लिखो, बेसिक बफर। बफर के अंदर फर्स्ट हेडिंग एसिडिक बफर लिखी थी, सेकंड इज बेसिक बफर। एसिडिक बफर बनता था वीक एसिड और उसके सॉल्ट के साथ, तो बेसिक बफर के लिए क्या चाहिए होगा अपने को, क्या चाहिए होगा बताओ। वीक क्या होगा, वीक बेस होगा, बिल्कुल। और उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड, बिल्कुल। तो वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड, या वीक बेस और उसका सॉल्ट अपन कह सकते हैं। तो इसमें लिख लो, इट इज फॉर्म्ड बाय, it is formed by having a solution of, having a solution of weak base and salt of its conjugate acid, weak base or salt of its conjugate acid in fixed proportions, in fixed proportions. Example, अगर आपके पास NH4OH वीक बेस है, तो उसका सॉल्ट हो गया आपके पास NH4Cl, या फिर FeOH होल ट्वाइस अगर है आपके पास, तो उसका सॉल्ट हो गया FeOHCl। या अगर आपने FeOHCl ले लिया, तो उससे एक और OH हटा दोगे, FeCl2 हो जाएगा। तो ये सब आपके वीक बेसिस हैं सारे के सारे, और इस तरफ सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड है, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड लेफ्ट
और राइट पर, है ना, ये एग्जांपल्स है। अच्छा, अब तुमने इतना आयनिक पढ़ लिया है तो लिख लो, फिर पूछता हूं, एक बार लिख लो। तो इतना आयनिक पढ़ने के बाद लॉजिकली एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला लिखना आना चाहिए डायरेक्ट। तो लिख लिया कि यहां तक सबने? ठीक है। तो बेटा एसिडिक बफर जब था तो अपने पास पीएच का एक फॉर्मूला था, है ना? ये लिखना मत, बस देख लो। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। ये फॉर्मूला अपन ने वीक लिखना नहीं है इसको, ठीक है, ध्यान से। ये अपन ने लिखा था वीक एसिड के बफर के लिए। अभी यह वीक बेस का बफर है, तो फॉर्मूले में इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखूं पहले तो ये बताओ। पीओएच लिख देता हूं, ठीक है भाई, पीएच की जगह पीओएच। पीके की जगह क्या लिख दूं? पीकेबी, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, लॉग के अंदर ऊपर क्या लिखूं? कॉन्जुगेट एसिड, और नीचे क्या लिख दूं? वीक बेस, बिल्कुल। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, पिछली बार डिराइव किया था, वैसे इक्विलिब्रियम लिखोगे तो ये भी डिराइव हो जाएगा, है ना? हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, बार बार बहुत डेरिवेशन कर लिए हमने चैप्टर में। आप इसका वीक बेस का इक्विलिब्रियम लिखोगे तो ये आ जाएगा सीधे सीधे, 2 स्टेप का डेरिवेशन है। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसमें भी भाई पीओएच की रेंज क्या आ जाएगी? पीओएच की रेंज क्या आ जाएगी भाई? किस रेंज में लाई करता है पीओएच? पीकेबी -1 से लेके पीकेबी +1 में, बिल्कुल सही बात है। लिख लो इसको जरा, इसके आगे रेशो भी लिखते हैं और बेस्ट बफर की कंडीशन भी लिख लेते हैं, और फिर क्वेश्चन करेंगे अपन तो सीधे। लिखा सबने? लिखा लिखा बाय एवरीवन? अच्छा, लिख लो, जल्दी लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो भाई। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूं, लिख लो। चलो, लिख लिया सबने? तो इसके बाद अपनी कंडीशन भी आ जाएगी। नहीं लवंश बेटा, देखा, अगर रेंज के बाहर है तो फिर अब उसमें वो बफर की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा अच्छे से, है ना? इट इज नॉट एक्चुअली प्रॉपरली एक्टिंग एज अ बफर, तो फिर उसको बफर की तरह मानते नहीं हम, है ना? ऐसा नहीं कि उस पीएच के लिए बफर की तरह एक्ट नहीं कर रहा, इट इज नॉट एक्चुअली नॉट एक्टिंग एज अ बफर, इसलिए हमने पीएच या पीओएच की रेंज निकाली है। तो इससे अपने पास कंडीशन आ जाएगी कि भाई कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस जो है, ये रेशियो 10 से, मतलब 1/10 से 10 के बीच लाई करना चाहिए, ये कंडीशन है। और बेस्ट बफर के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी? रेशियो ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस शुड बी इक्वल टू क्या? शुड बी इक्वल टू 1। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, लिख लो। फिर अब अपन इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध। लिखो लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन इसको। वंस यू आर डन राइटिंग, तो विल डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। लिखा सबने? हाँ बेटा लाभांश, देखो सॉल्यूशन रेंज के अंदर लाई करेगा तो ही बफर होगा,
अगर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो रेंज के बाहर हो गया तो फिर वो बफर नहीं होगा, फिर या तो वो वीक एसिड वाला केस या वीक बेस वाला केस हो जाएगा या सॉल्ट वाला केस हो जाएगा, है ना। अरे श्रेयस कुमार कैसी बात कर रहा है, सब में कहा चेंज है, मैं ही तो पढ़ा रहा हूं तब से तुमको फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ लिखे सवाल, इधर उधर की बातों पे आ जाते हो भाई, सवाल करे सवाल। हाँ सुबह चेंज हुए नहीं, मैं ही था सुबह वाले मैच में, कैसी बात कर रहा है श्रेयांश। आ जाओ, लिखो क्वेश्चन लिखो। A 1 liter solution containing 1 molar एनिलीन, एलिनीन का फॉर्मूला पता है क्या भाई? पता होगा ना, हाँ ब्रैकेट में लिख लेना, 1 मोलर एनिलीन एंड 0.1 मोलर C6H5NH3Cl is given, comma, then calculate pH of the solution. If Kb for aniline is 10 to the power minus 7, तो बताओ भाई पीएच कितना आएगा? वंश नहीं गड़बड़ है, प्रचित ठीक है, श्रेयस बेटा तुमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है। अच्छा मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, रुको थोड़ा मजा आएगा। 6, 5.9, 7.9 और 8, बताओ भाई। हाँ अब देखो इसमें गड़बड़ क्या होती है, देखना जरा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस में दे रखी है 1, कॉन्जुगेट एसिड 0.1, तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस, pH is equals to 7 plus log 0.1 by 1, pH equal to 6, और इस पे हम ऑप्शन ए देख के मार्क कर देते हैं। बट क्या ऑप्शन ए सही है? पूछा क्या है सवाल में, क्या पूछा है भाई? पीएच पूछा है ना, तो ये होती है मिस्टेक। हाँ तो 14 माइनस पीओएच करना है ना। वीक बेस आपका है एनिलीन और कॉन्जुगेट है आपका C6H5NH3 प्लस, ये जो आपका सॉल्ट का आयन था।
तो ये मिस्टेक हो जाती है भाई, पीएच मार्क कर देते हम कई बार, तो ध्यान रखना पीएच पूछा है तो पीएच ही मार्क करना है। ठीक है, आंसर इज डी। एक और क्वेश्चन करें, इसमें थोड़ा रिएक्शन लिखना पड़ेगा तुमको। सही है, चलो वन मोर क्वेश्चन बिफोर एंडिंग बेसिक बफर। क्विक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। फाइंड द पीएच of the solution obtained by mixing 20 ml of 0.1 molar HCl with 50 ml of 0.1 molar NH4OH with 50 ml of 0.1 molar NH4OH। तो मुझे आंसर बता दो, मैं वैल्यू दे देता हूं तुमको, पीके भी दे रखा है। पीकेबी फॉर NH4OH इज कितना दे रखा है? 4.74। 4.74 ये तुमको दिया हुआ है ना? और लॉग की वैल्यू चाहिए हो तो पूछ लेना, वैसे तो मैं 2 बार दे चुका हूं ऑलरेडी रिक्वायर्ड वैल्यू। तो रिएक्शन लिखो, सॉल्व करो। मैं लिख रहा हूं बट आई वांट यू गाइस टू गेट टू द आंसर ऑन योर ओन। इतनी आ रही क्या? नाइन 9.44। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या? मिस्टेक करी है? अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, पीयूएच में गड़बड़ कर दी ना। तो 4, अच्छा हाँ 5.6 आएगा, सही बात है। राइट राइट, दिस इज 5.6, तो ये आ जाएगा 9.44। हाँ सही है, वेरी गुड, सही बात है। ये आपका आंसर आ गया 9.44। सही है सही है, गुड 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 गुड, सही है।
बेसिकली रिएक्शन लिखने के बाद वैल्यूज अगर आ गई तो फिर हो जाएगा। गुड, खुद से किया, बहुत ही अच्छा बच्चों। तो आखिरी केस में क्वेश्चन हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आखिरी केस हमने ऑलरेडी किया हुआ है सॉल्ट बफर वाला, उसको लिख लेते हैं कि सॉल्ट बफर कब बनता है। यहां तक लिख लो सब लोग। तो we'll be done with buffer and we'll start with solubility in our next class. इसको लिख लो, फिर मैं लास्ट पॉइंट और डिक्टेट करवा देता हूं कि भाई गुड गुड, काफी लोगों के सही आंसर है। आई एम वेरी हैप्पी कि काफी लोगों ने खुद से किया, मुझसे पहले आंसर निकाला और अच्छे से निकाला। हाँ रावांश बेटा, बिल्कुल सॉल्युबिलिटी और टाइट्रेशन इन द चैप्टर इज ओवर। बिल्कुल नहीं प्रखर। हाँ भाई, ये लिखा सबने? अगली स्लाइड पे आ जाए, लास्ट केस लिख लें बफर का। बिल्कुल, तो लास्ट केस ऑफ बफर पे आ जाते हैं बच्चों। थर्ड केस इज सॉल्ट ऑफ, या सॉल्ट बफर लिख लो इसको, सॉल्ट बफर। तो एसिडिक बफर में वीक एसिड था, बेसिक बफर में वीक बेस था, तो सॉल्ट बफर में क्या होगा? वीक एसिड और वीक बेस दोनों होंगे। तो सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ, solution of salt of weak acid and weak base, solution of salt of weak acid and weak base act as salt buffer। तो बेटा वीक एसिड वीक बेस के लिए पीएच का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, क्या था? क्या था फॉर्मूला? क्या था? श्रेयस आंसर बताने के लिए थैंक यू बोल रहा है, शर्म नहीं आ रही? मैं पूछ रहा हूं फॉर्मूला क्या था। थैंक यू सर। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मूला बच्चों 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीके बी, याद है? लॉजिकली सीखना सिखाया था एट 25 डिग्री सेल्सियस। पीके प्लस में आता है, पीके भी माइनस में आता है, और अगर जनरल लिखोगे तो पीके डब्ल्यू बाय 2 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीके बी एट एनी टेम्परेचर। तो इसके केसेस क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको और नहीं कर रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लिखा था हमने सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का। बिल्कुल, तो ये तो ऑलरेडी किया हुआ केस है हमारा, बस ये भी बफर की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, पहले भी हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन प्लेज नो रोल इन दीज केसेस। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे हम, है ना, कि रेशो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि दो चीजें हैं ही नहीं, एक ही सॉल्ट है तो उसमें रेशो की कोई बात नहीं आएगी। लिखा सबने यहां तक? बिल्कुल। तो अब आप क्या कर सकते हो, बफर वाला जो बिगनर बॉक्स है वो पूरा कर सकते हो आप, है ना? बफर वाला जो बिगनर्स बॉक्स है उसको पूरा कर लो। बता देता हूं, बिगनर्स बॉक्स 3 यू कैन ट्राई ऑन योर ओन नाउ, वो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पहले सॉल्युबिलिटीज करेंगे, तो आप थोड़ा पढ़ के आना चाहो तो पढ़ सकते हो। सॉल्युबिलिटीज के लिए यू कैन रीड ऑफ थ्योरी बिटवीन बिगनर्स बॉक्स 4 and 5, ओके? प्री रीड अगर करना चाहते हैं और कर लेना चाहिए। एक और चीज, सॉल्युबिलिटीज में केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी यूज होगी, ये वाले केसेस नहीं आएंगे क्योंकि सॉल्युबिलिटी में पीएच नहीं कैलकुलेट कर रहे होते हैं मोस्टली, है ना? कभी कभी पूछ सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं पीएच को, बट सॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेशन में केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी, इक्विलिब्रियम लिखने की जरूरत पड़ेगी हमको। ऑलराइट, तो उसको रिवाइज कर लो, थोड़ा प्री रीड करके आओ, फिर अपन यहां से कंटिन्यू करते हैं। 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक टॉपिक, और टाइट्रेशन। तो ये 2 टॉपिक्स के बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो आई होप सबको चीजें बफर में क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस करे वैसे वैसे चीजें और क्लियर हो गई होंगी, चीजों को देखना आ गया होगा कैसे देखना है ना? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही है। अच्छा, मजा आया? बढ़िया, सही है बेटा।
गुड गुड गुड, इंडिकेटर्स टाइट्रेशन में पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। हाँ आज विंटर सोलिस्टिस है, चलो तो बढ़िया है, ठंड है, थोड़ा ध्यान रखो। विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर, ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और प्री रीड करके जरूर आना थोड़ा सा, है ना। हाँ ग्रेट कॉन्जुगेशन भी है बिल्कुल, ठीक है बच्चों, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।